पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ कि ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट ही बनाना पड़ गया। एंड हाउ द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, हु वाज द पर्सन बिहाइंड इट, एंड उससे पहले चीज़ें कैसी थी, एंड जो पर्टिकुलर वो इवेंट हुआ या फिर अ सीरीज ऑफ इवेंट हम कह सकते हैं, फिगर आउट करेंगे आज की वीडियो में। एंड इन सब चीज़ों से मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कैसे जन्म लेता है, ये चीज़ को आज हम डिकोड करेंगे। एंड देन अपनी जर्नी, जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करेंगे एकदम इन डेप्थ एंड एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड राधे राधे सभी को। आई होप एकदम हेल्दी, एकदम एक्साइटेड हो गए टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि आज पूरे दिन हम क्या क्या करेंगे। पूरे दिन मतलब पूरी थ्रू आउट द वीडियो। सो यस, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जिस तरीके से स्टार्ट करा था चीज़ों को, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना वाई क्लियर करते हैं कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लाइक जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम सिलेबस से बाउंड नहीं हो रहे हैं एंड सिलेबस के बियॉन्ड जाकर चीज़ों को करंट अफेयर्स एंड रियल लाइफ के स्टडीज़ से रिलेट कर कर पढ़ रहे हैं। इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, लाइक वाई एम आई स्टडिंग। जस्ट टेक आउट योर इकोनॉमिक्स नोटबुक, अलग नोटबुक बनाना इकोनॉमिक्स की, एंड विद टेक 3 पेन्स। ये जो नोटबुक होगी वो स्कूल से अलग होगी, क्योंकि हम इसमें 3 कलर्ड पेन से लिखेंगे, एक ब्लैक, ब्लू एंड रेड। रेड स्कूल में अलाउड नहीं होता, बट हम, या फिर मतलब कोई भी अलग कलर तुम ले लो, बस 3 कलर्स तुम्हें लेने हैं। तो यस, जस्ट मेक अ नोटबुक 200-250 पेजेस की, एंड फर्स्ट पेज खोलो एंड राइट इट देयर विद कैपिटल लेटर्स, वाई एम आई स्टडिंग लाइक दिस, वाई एम आई स्टडिंग। ये चीज़ लिखो। टेक अ मोमेंट, सोचो कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, तुम्हें कुछ फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करनी है, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में, एंड तुम एकदम डेडिकेटेडली हर एक मोमेंट अपना सब्जेक्ट को दे सकते हो, या फिर पढ़ाई को दे सकते हो, या फिर और कोई बड़ा गोल है, जो भी चीज़ है, जस्ट राइट इट डाउन। मैं अपना बताऊं तो वाई एम आई डूइंग दिस, मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि बिकॉज आई एम क्यूरियसली हंग्री। मतलब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, एंड पढ़ खुद भी देखो पढ़ ही रहा हूँ, है ना। इस तरीके से क्लास 12th में तो मैंने नहीं पढ़ा, बट अभी टू मेक द वीडियोस, टू प्रिपेयर द कंटेंट, मैं भी पढ़ रहा हूँ। इन सब चीज़ों का रीज़न ये है बिकॉज आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। आई लाइक अ लॉट एंड आई लाइक अ लॉट। मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत बहुत मैं ना, तुम रात को मुझे उठा भी देते हो सोते सोते, आधी नींद में, आधी अधूरी नींद में, एंड मुझे अगर कोई टॉपिक आता है, देन आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट टू समवन, एंड अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज में, टू मेक इट सिंपल, क्लियर, एंड अलग अलग इंटरेस्टिंग वेज ट्राई करता रहूँगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। ऑफ कोर्स नींद पूरी नहीं होगी तो थोड़ा फंबल करूँगा, एंड वो सारी चीज़ें तो रहेंगी कंसिडरेशन में, बट ठीक है। This is my reason, because I am curiously hungry about gaining and delivering knowledge in different and interesting ways. Therefore, I am doing this particular thing, and we are doing this at जिज्ञासा रश। जिज्ञासा रश इसीलिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज़ माई वाई। आई होप तुमने अपना वाई क्लियरली लिख लिया होगा, एंड नोटबुक के फर्स्ट पेज पर जस्ट राइट इट डाउन, एंड इसको डेली देखना, एंड देन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड इसी के साथ साथ हमने लास्ट क्लास में 30 डेज़ का प्रॉमिस भी किया था खुद से। एंड अगर तुम, यही फर्स्ट वीडियो है अगर तुम्हारी, देन जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सोचो ऐसी क्या चीज़, ऐसी क्या प्रोडक्टिव हैबिट तुम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अपने अंदर डाल सकते हो, जो तुम लाइक डेली 5 से 10 मिनट, डेली जैसे मान लो 10-15 पुशअप लगाने हैं, ठीक है, 15-20 या 30 जितने भी, या फिर रात को 5 मिनट डेली मेडिटेशन करके सोना है फॉर नेक्स्ट 30 डेज कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेकिंग इट, या फिर नाम जप कर सकते हो, या फिर और कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, और कोई बुक पढ़ सकते हो, कुछ भी चीज़ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ऑन अ डेली बेसिस तुम करोगे। ऐसी एक आदत या फिर एक ऐसा प्रॉमिस तुम खुद से करो। मेरा क्या प्रॉमिस था, विच आई डिड इन दी लास्ट वीडियो।
सो मेरा प्रॉमिस ये था कि फॉर द नेक्स्ट 30 days आई विल वॉच करंट अफेयर्स डेली, एंड उसमें जो भी अगर कुछ काम की एक दो बात लगती हैं, ऑफकोर्स काम की तो होंगी सारी, बट इकोनॉमिक्स या बीएसटी से रिलेटेड कुछ होगा तो आई विल टेल दैट एज वेल, एंड अगर कुछ नहीं रिलेटेड होगा तो देन आई विल जस्ट अपडेट कि हाँ मैंने आज का अपना टारगेट पूरा कर लिया है। इंस्टाग्राम स्टोरीज में आई विल अपडेट इट डेली, एंड इस तरीके से सारी चीज़ चलेंगी। अगर तुम वीडियो को बाद में भी देख रहे हो तो आज से अपनी एक आदत को स्टार्ट करो, एंड जो है तुम इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो कि हाँ मैंने ये वाली आदत डाली है, मैं तुमसे फॉलोअप लूँगा कि हाँ करी नहीं करी, तो उसको पूरा करने में एक एक बेनिफिट मिल जाएगा ना अगर मैं डेली फॉलोअप लेता रहूँगा। एंड हाँ मैं अपना इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, हाईलाइट्स में रहेंगी ये सारे पूरे 30 days की जो भी स्टोरीज होंगी हाईलाइट्स में रहेंगी, तो तुम अगर बाद में देख रहे हो तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। हमारा वाई एंड 30 days का प्रॉमिस हमने रिमाइंड कर लिया है। एंड अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, एंड कैसे सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले क्या होता था मैक्रो इकोनॉमिक्स 1930, हम एक इसमें टाइमलाइन पे चलेंगे 1930 से पहले एंड 1930 के बाद। ठीक है, और 1930 में ही वो इवेंट हुआ जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमारे सामने आया। पहले लोग क्या सोचते थे कि देखो सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, मेरे को 10 रुपये के मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, एंड मेरे को चिप्स खरीदने हैं, तो मैं जाके 10 रुपये वाले 10 चिप्स खरीद लूँगा। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खरीदनी है जंपर की बॉल, तुम जाके वो ले लोगे जंपर की 10 बॉल ले लोगे 10 रुपये की, अगर हम कंसीडर करें। ठीक है, तो तुमने जाके 10 रुपये की 10 बॉल जंपर की ले ली, मैंने जाके 10 रुपये के 10 चिप्स उसके ले लिए, 10 रुपये के 10 चिप्स ले लिए, 100 रुपये हो गए। और तुम में से ही किसी ने जाके 10 रुपये की इरेज़र ले ली, अप्सरा की या फिर किसी भी ब्रांड की, वो भी मतलब 10 रुपये की तुमने इरेज़र ले ली। तो ऐसे करके हमारा जो है 3 सप्लायर 3 बायर, ऐसे करके जो है इकोनॉमी में काम हो गया, एंड हमारे जो जितनी भी हमारी चीज़ें थी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से इकोनॉमी चलती थी पहले। एक सेकेंड, एंड सारा काम आराम से हो जाता था। जो भी हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इकोनॉमिक्स की हमने जो क्लास 11th में डेफिनेशन पढ़ी जब हम ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे थे, तो हमने वो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी, बेसिकली ये पढ़ाई का एक स्टडी है कि जो भी पीपल हैं और या फिर बिजनेसेस, अगर मान लो कोई कपड़े की जो रिटेल शॉप है, रेडीमेड क्लोथ्स वो बेचते हैं और उनके पास 100 रुपये हैं, तो वो 100 रुपये में क्या खरीदेंगे, है ना। ये चीज़ स्टडी करना, या फिर गवर्नमेंट, है ना, इसको गवर्नमेंट को स्टडी करना कि गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स कलेक्ट करके 10,000 रुपये 10,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी उस चीज़ का, मतलब। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि जो रिसोर्सेज हैं, अभी हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कितने थे, 100 रुपये थे, हम 3 जनों के पास 100 रुपये थे, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, उसमें इकोनॉमिक्स में हमने 3 बातें पढ़ी थी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके लिमिटेड यूजेज हैं, मतलब एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यानी कि 100 रुपये हैं, और उसके रिसोर्सेज के जो है ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या था, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब कि मैं 100 रुपये से बॉल भी खरीद सकता हूँ जंपर की, और मैं 100 रुपये से चिप्स भी खरीद सकता हूँ, और मैं 100 रुपये से इरेजर भी खरीद सकता हूँ। ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए, मल्टीपल यूजेस हो गए। ठीक है, एक ये दिक्कत है, अगर मान लो मैं तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर वाउचर है ना, किसी एक कंपनी के वाउचर हैं कि तुम 100 रुपये के 200 रुपये के वाउचर हैं एंड तुम इससे ये वाला प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, तो वो तो तुम वही खरीद सकते हो, उसमें तो कोई फिर स्केर्सिटी की बात ही नहीं हुई, इकोनॉमिक्स की वहाँ पे कोई बात ही नहीं आई। मगर अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो तुम उससे मल्टीपल चीज़ें खरीद सकते हो, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर तुम्हारे पास पानी है तो तुम उसको पी भी सकते हो, उससे लेमनेड भी बना सकते हो, उससे और भी सब्जियों में डाल के सब्जी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पानी के कितने सारे यूजेज हैं, है ना। तो यही वाली बातें इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, और यही जो दिक्कत है इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, इसी से इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। और यही हम स्टडी करते रहते हैं कि पीपल जो है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में जो अपनी वांट्स जो अनलिमिटेड हैं, क्योंकि हम सारा कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो रिसोर्सेज के लिमिट होने की वजह से और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से किस तरीके से अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले लोग ये सोचते थे कि ये जो इन एडम स्मिथ ये वाले जो सर हैं, इन्होंने बोला था, इन अंकल ने बोला था कि जो एक इनविजिबल हैंड है, हमारे पास एक इनविजिबल हैंड है, हमारे पास नहीं है, एक वैसे ही एक कोई इनविजिबल हैंड है, एज इफ एन अनसीन फोर्स क्वाइटली गाइड्स द इकोनॉमी। वो गाइड करे जा रहा है इकोनॉमी को, एंड इकोनॉमी चल रही है, सारी चीज़ें अपने आप आराम से हो चली जा रही हैं।
पहले हम क्या बोलते थे कि देखो मैंने अपना, अभी हमने क्या करा, हमने मुझे चाहिए थी 10 चिप्स के पैकेट, मैंने वो खरीद लिए। तुम्हें चाहिए थे 10 जंपर की बॉल, तुमने वो खरीद ली। किसी को चाहिए थी 10 इरेज़र, उसने वो खरीद ली। एक एक इंडिविजुअल लेवल पर हमने अपनी सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी कर ली हैं, और जितने बनाने वाले थे उन्होंने भी 10 10 यूनिट बना के हमें बेच दिया। सारे अपना शांति से आराम से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और 1 पर्सन 1 शॉप और 1 मार्केट के लेवल पर अगर हम देख रहे हैं, स्मॉल पार्ट्स में देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से ही देखेंगे तो ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सारे सेटिस्फाइड होंगे तो क्या ही दिक्कत रह जाएगी, एकदम परफेक्ट इकोनॉमी बन जाएगी ना। पहले ये सोचते थे, है ना। जब एवरीवन ट्राइज टू अर्न, सोसाइटी बिकम्स बेटर। सारे कमाना चाहेंगे तो सोसाइटी बेटर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितने भी सप्लायर थे हमारे, वो तीनों सप्लायर, 1 2 3, जो जंपर की बॉल बना रहे हैं उन्होंने जंपर की बॉल बना के आपको भेज दी, और जो वो बना रहे हैं चिप्स बना के उन्होंने मेरे को दे दिए, और इरेज़र बना के इन्होंने उनको दे दी जिनको चाहिए थी, है ना। ये ऐसे हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। और मार्केट्स स्टे बैलेंस्ड। मार्केट का मतलब जहाँ पर कोई चीज़ का लेन देन हो रहा हो, बाइंग एंड सेलिंग कहीं पे भी हो रही हो। अगर ऑनलाइन कर रहे हो, किसी भी चीज़ को बाय कर रहे हो अमेज़ोन से, तो वो मार्केट बन गई। मतलब एक ऐसी कोई एक सिचुएशन, चाहे ऐसी जहाँ भी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं कोई फिजिकल प्लेस की बात नहीं कर रहा। फिजिकल प्लेस भी हो सकते हैं, बट एक ऐसी सिचुएशन है ना। वहाँ पर भी फिजिकल प्लेस पे जाके भी, अगर जैसे मार्केट जाते हैं, संडे मार्केट, ये मार्केट वो मार्केट, कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे मार्केट लगी है, देन ऑल्सो अ मार्केट। तो वहाँ पर जाके भी हम जहाँ पे भी जाके चीज़ें खरीदते बेचते हैं, दैट इज़ अ मार्केट। मार्केट की डेफिनेशन ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या कहते हैं, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और जब हर कोई कमाना चाहेगा, यानी कि जैसे मान लो मेरे को ये कमाना चाह रहे हैं और हम खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। मगर हम भी जो खरीदना चाह रहे हैं, हमने भी कहीं से कमाया है तभी तो खरीदना चाह रहे हैं। मेरे पे 100 रुपये आए कहाँ से, मैंने भी कहीं से कमा के लाया। तो इस तरीके से सारे अपनी अपनी ज़रूरतों को देखेंगे और टोटल इकोनॉमी जो है पूरी बैलेंस में आ जाएगी। कोई हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हर टाइम रहेगी, ये पहले के लोग कंसीडर करते थे। अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, यानी कि कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम पर वेजेस जो हैं वो गिरेंगी, और वापस एम्प्लॉयमेंट जो है वापसी आ जाएगा। ये वेजेस गिरने वाली बात क्या है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। नहीं, अभी अभी सुन लो। वेजेस गिरेंगी, इसका मतलब देखो, कंसीडर करो तुम एक सिचुएशन जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तभी तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, है ना। 100 वर्कर्स हैं, हम ये 100 वर्कर्स हैं, और वो डिमांड जो है 50 वर्कर की है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, जो 100 वर्कर हैं डेली 500 रुपये पर डे के हिसाब से काम करते हैं। मगर इसमें से हो क्या रहा है, क्योंकि डिमांड जो है 50 की है, तो 20 वर्कर क्या सोचते हैं कि यार चलो हम कुछ और काम में लग जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, या और कुछ काम करने लग जाते हैं। अब 80 वर्कर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार अपनी वेजेस को हम गिरा लेते हैं, हम 400 रुपये पर डे के हिसाब से काम करेंगे, है ना। अब ये 400 रुपये पर डे पे 10 वर्कर ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट नहीं कर रहा, हम लाइक एकदम बहुत स्किल्ड लेबर हैं, और 400 रुपये में ना भैया हमारा काम तो ना होवे, तो हम तो भैया ना करेंगे, ठीक है, हम तो नहीं करेंगे ऐसे। हम जो है 400 रुपये पर डे पे काम नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर जो 70 वर्कर हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम 400 रुपये पर डे पे काम करेंगे। मगर अब यहाँ देखो, डिमांड कितनी की थी, 50 की। अब ये डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने सोचा था कि 500 रुपये पर डे पे काम करवाना, यार ये तो हमारे लिए महंगा पड़ेगा, तो उनको 400 रुपये पर डे पे अगर लगेगा कि हाँ यार ये तो रीजनल है, ये तो रीजनेबल है, इतने पे तो काम कराया जा सकता है, वो ऐसे और 20 लोग आ गए जिन्होंने ऐसा सोचा। डिमांड हो गई 70, सप्लाई हो गई 70, डिमांड सप्लाई हो गई इक्वलिब्रियम आ गया मार्केट में। वाह जी वाह, वाह जी वाह, है ना। इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब मगर मगर 1930, पहले ये सोचते थे लोग, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। मगर फिर आता है तूफान। तूफान आता है, तूफान आता है, तूफान। वो तूफान आता है, और वो तूफान क्या करता है, 1929 में आके चीज़ों को एकदम हिला देता है। जो ये सारे सोच रहे थे ना अपने आप हो जाएगा, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, फैक्ट्री शट डाउन हो रही हैं, बिजनेसेस स्लो डाउन हो रहे हैं, पीपल अपनी जॉब जो है, लाइक पीपल लॉस्ट जॉब्स, अपनी जॉब गवा बैठ रहे हैं।
ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है 3% से लेके 3% जो पहले था, यानी कि 100 में से 3 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था। अब 100 में से 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये यूएसए का डेटा है। 1929 से 1933 के बीच में 3% से लेकर 25% तक एम्प्लॉयमेंट पहुंच गया। मतलब 40 बच्चों की अगर एक क्लास है तो 10 बच्चे बिल्कुल एकदम की अब तो उनको आगे जाके काम ही नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है ना। ये सारा एक इकोनॉमी में हो रहा है और बच्चे आ रहे हैं सड़कों पे कि भैया वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब, भैया उनको कुछ काम क्यों नहीं दे सकते तुम। ऐसी सारी सिचुएशन हो रही है। और फिर जो है लड़ियाँ गिरती चली जाती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें होती हैं। होता क्या है वो बताता हूँ मैं। पीपल लॉस्ट जॉब्स वो उनकी जा रही हैं, ठीक है, तो उनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो भैया वो डिमांड नहीं करेंगे। मेरे पास 100 रुपये थे तभी मैंने 10 चिप्स की डिमांड करी, तुम्हारे पास 100 रुपये थे तुमने तभी 10 जंपर की बॉल की डिमांड करी। मगर अब तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, मेरे पास भी 50 रुपये हैं, तो मैं 10 चिप्स की डिमांड नहीं करूँगा, मैं 5 की डिमांड करूँगा, और तुम जो है 5 जंपर की बॉल की डिमांड करोगे, और इरेजर की डिमांड भी 5 ही रहेगी। अब 5 की डिमांड है तो भैया जो बंदा बना रहा है ये चीज़ों को वो भी ज़्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि क्या करना है बेफालतू में, जब 5 ही खरीदेंगे तो वो भी 5 ही बनाएगा, है ना। अब वो वो 5 इरेजर बनाएगा, वो 5 चिप्स के पैकेट बनाएगा, वो 5 जंपर की बॉल बनाएगा। मोर एन एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि देखो 10 बॉलों को बनाने में अगर 10 जने लग रहे थे तो 5 बॉलों को बनाने में 5 जने लगेंगे। 10 चिप्स को बनाने में अगर 20 जने लग रहे थे तो 5 चिप्स को बनाने में 10 जने लगेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। अगर एक पूरी कंट्री के लेवल पर हम देखें तो जीडीपी गिर जाएगा। जीडीपी गिरने का मतलब कि जितना भी टोटल आउटपुट एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो गिर जाएगा। ये जीडीपी और अबाउट 33% गिर गई थी पूरी एक इकोनॉमी की, यूएसए वगैरह में 33% अराउंड जीडीपी, यानी कि 100%। अगर हम जैसे 100 डॉलर, ठीक है, 100 US डॉलर, 100, अगर $100 ही समझो, $100 थी तो 33% से गिर के 67% पे आ गई थी, यानी कि 67 का ही सामान अब पूरी कंट्री में बन रहा है। इतना सामान बन रहा है। पहले जो 100 बनता था वो $67 का सामान बन रहा है। ये हालत हो गई थी। लो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट यानी कि जितने भी लोग हैं एक इकोनॉमी में उन सबको डिमांड को टोटल अगर हम करते थे तो उसको एग्रीगेट डिमांड बोल लें। एग्रीगेट का मतलब जोड़ना और डिमांड का मतलब डिमांड, ठीक है। इस वजह से लो एग्रीगेट डिमांड है तो लो आउटपुट है, लो आउटपुट है तो लो एम्प्लॉयमेंट है, लो एम्प्लॉयमेंट तो लो जीडीपी, और जब जीडीपी गिर रही है तो लोग वही है, पूरी साइकिल बन जाएगी। जब जीडीपी कम हो रही है इसका मतलब कि देश में जो है सामान कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है तो आउटपुट भी कम है। पूरा लूप चला जा रहा है और इसको लूप को हम बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। यानी कि एक इकोनॉमी अगर यहाँ ऑपरेट कर रही है तो अब वो यहाँ ऑपरेट करने लग जाएगी। ग्राफ एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बस एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए है। एक्चुअल ग्राफ कैसे होते हैं, डिमांड सप्लाई के ऐसे मीट करते हुए, है ना, और ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। फिर अगर ये इकोनॉमी नीचे आएगी, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से डीप में, एंड ये बनता कैसे ये भी पढ़ेंगे। बट ये इस लेवल से इस लेवल पे अगर इकोनॉमी आ गई है तो ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप हो जाएगा कि अब लोग कम में ही खुश हैं। मेरे पास 50 रुपये हैं, मेरी 50 की डिमांड है, और मैं पाँच 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 चिप्स के पैकेट में खुश हूँ, ठीक है। कंट्री का तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा हो, ऐसे कैसे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में देश फंस गया। तब आते हैं, अब ये देखो हम फेल कहाँ हैं। वेजेस फेल, वेजेस फॉल, जॉब्स विल रिटर्न। पहले तो यही सोच रहे थे कि हाँ हम देखो हम अभी अब ये देख रहे हैं कि हम मैच कहाँ हारे, है ना। हम मैच वहाँ नहीं हारे, हम मैच पहले ही हार गए, समझ रहे हो, है ना, समझो। बट दिस टाइम नथिंग इम्प्रूव्ड। अपने आप ठीक हो जाएगा, हाँ जी हाँ हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ठीक। इनविजिबल हैंड जो था उसने काम नहीं करा, नहीं करा काम। फिर दूसरा हाथ आया, मैं बताता हूँ देखो क्या होएगा, है ना। इन्होंने बताया कि देखो एक एक लेवल पर अगर हम देखते जाएंगे कि अगर एक इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा तो वो ना बट ज़्यादा वो ज़्यादा प्रोडक्शन ना करे। ये चीज़ अगर हम देखते रहेंगे, मेरे पास 50 रुपये तो मैं 50 रुपये का सामान खरीदूँ, ये चीज़ अगर हम देखते रहेंगे, ऐसे इकोनॉमी ने नहीं कुछ ग्रो करना। हमें देखना पड़ेगा सबको मिला के, एक एग्रीगेट लेवल पर, एक टोटल लेवल पर। मेरी बात, तुम्हारी बात, हम सबकी बात हमको एक साथ देखनी पड़ेगी, तब जाके जो है इकोनॉमी को हम ग्रो कर सकेंगे। और किसने बोला? जॉन मान्यार्ड कीन्स सर आए, ये वाले अंकल, इन्होंने बोला द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट सप्लाई, रियल प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ डिमांड। डिमांड कम हो रही है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। पीपल वरंट बाइंग,
पीपल बिजनेसेस वरंट प्रोड्यूसिंग, बिजनेसेस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे। गवर्नमेंट को इन्होंने बोला कि भैया तुम खर्चा करो और जो है जॉब्स को क्रिएट करवाओ और जो है इंक्रीज करो डिमांड को, इस चीज़ पे तुम खर्चा करो। यानी कि तुम एक एडिशनली जो है इनको जैसे मान लो मेरे पास 50 रुपये हैं तो तुम मुझे 50 रुपये और दे दो, जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, है ना। इस तरीके से जो डिमांड है उसको बढ़ाने पे उन्होंने फोकस करने के लिए बोला। इन्होंने अपनी बुक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इस टाइम पे पहली बार हुआ क्या कि इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज़ किया छोटी छोटी पार्ट्स में हमें चीज़ों को पढ़ना इनफ नहीं है, हमें पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल डिमांड, इन सबको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। एंड हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा पैदा हो जाता है, यहाँ से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। एंड यही वाला जो ग्रेट डिप्रेशन का जो फेज था, यहाँ से चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एग्जिस्टेंस में, मतलब ये यहाँ से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, मतलब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया। उससे पहले क्या बोलते थे कि जी हम तो ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इनफ, पहले ये सोचते थे। मगर बाद में क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बर्थ होता है कब, जब JMK यानी कि जॉन मानियार्ड कीन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जॉन मानियार्ड कीन्स, KEYNES, उन्हीं की शॉर्ट फॉर्म है ये, तुम समझ जाना, ठीक है। जॉन मानियार्ड कीन्स ने ये बुक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के बारे में मतलब पूरी अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, यहाँ से जन्म ले लेती है। और यही जो बुक है यही मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। इसी को बेस की तरह इन्होंने जो सारी बातें बोली, इसी को आधार बना के हमने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। तो हमारा जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड यहीं से जो हमारा सब्जेक्ट आया, ये जो वेजेस जो गिरी है ना, वही हम हारे कहाँ, वेजेस फॉल हुई तो जॉब्स वापस क्यों नहीं मिली, देखो क्योंकि मेरे तो डिमांड ही नहीं थी ना। और वो अब अगर हम वापस उस वेजेस वाले एग्जांपल पर चलें कि वेजेस जो गिरी तो उससे चीज़ें सही क्यों नहीं हुई। अब देखो यहाँ पर डिमांड थी 50 वर्कर की, ठीक है। इन्होंने बोला कि 400 रुपये में वर्कर मिल रहा है तो ठीक है, 20 जने और आ गए डिमांड करने। मगर अगर यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है बंदा, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो तभी तो लेबर की डिमांड करेगी जब उनके पास बनाने के लिए सामान होगा और उनके पास ऑर्डर आएंगे। अब मैं ऑर्डर ही नहीं करता, अगर मैं अब मेरे पास हैं ही 50 रुपये और मेरे को 5 ही जम्पर की बॉल चाहिए, 5 ही चिप्स के पैकेट चाहिए, तो इतनी तो लेबर लगेगी ही नहीं। वो चाहे वे अपने पैसे गिरा लें चाहे कुछ कर लें, डिमांड तो बढ़ेगी ही नहीं ना। समझ पा रहे हो बात को। तो इसलिए हमको सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलना होता है। और इसलिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को अगर हम जब तक देखते रहेंगे हमेशा काम नहीं करेंगी ये चीज़ें, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एंड अब हम एकदम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। हम समझ गए हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमें बताता क्या है, और अभी और इससे रिलेटेड थोड़ी बातें एकदम क्लियर करेंगे। हमने क्या करा है, हमने 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 क्लियर कर लिया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाई, पहले तो हमने वाई अपना क्लियर कर लिया, मगर हमने वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट, ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई है। अब हाउ फार विद इकोनॉमिक्स, अगर देखो तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, पूरा भी हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, पहले सिलेबस पे ही चलते हैं, देखो उसके बाद ये वाली चीज़ करेंगे। अगर हम अभी सिलेबस पे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो ये मैंने NCERT की वेबसाइट पे खोली है। प्रीलिम्स में अगर ओपन करूँ, ओपन करते हैं इसको, एंड देखो ये हमारी बुक है, इस तरीके की हमारी NCERT दिखती है, ये हमने पढ़नी है। एंड हाँ, अरे देखो कल ना जो BST की क्लास हुई थी, अगर तुमने देखी हो तो उसमें NCERT में जो है, इसका ना मैं अभी कल जो BST की क्लास होगी उसमें बता दूंगा अच्छे से, बट NCERT में इन्होंने 3 चैप्टर जो है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सॉरी फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर है वो NCERT में नहीं है, मगर इन्होंने जो सिलेबस निकाला है, CBSE वालों ने ऑफिशियल जो सिलेबस निकाला है उसमें है का वो चैप्टर। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं इसको आज और क्लियर करके कल तुम्हें अपडेट करता हूँ इसके बारे में फाइनली। बट ये हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, और इस पर भी अगर हम चलते हैं आगे 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 चलते रहते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या है। यहाँ पर दीज एम्स सिंपली, रुक जाओ, इम्प्लाई, एक सेकंड में तो मैं दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर देखो दीज एम्स इम्प्लाई कंसिडरली, हाँ, ट्रीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, यहाँ से तुम पढ़ो, ट्रीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites are ignored। तो
तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना है. इनकलकेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इज़ पॉसिबल if we perceive and treat children as participants in learning and not as a receiver of fixed body of knowledge. ये भी यही कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले जिन्होंने बुक लिखी है कि खाली इस बुक पे कॉन्स्ट्रिक्ट मत हो, खाली इसके हिसाब से मत पढ़ो, चीज़ों को डायमेंशन को ब्रॉड करो एंड उसी तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं. तो समझो बस बात को, ऐसी सारी चीज़ें होने वाली हैं. ये तो छोटी लाइन थी, तुम इसको पूरा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो. इन्होंने सारी बातें लिखी हैं और कमेटी बताई है कि इन लोगों ने हमारी सहायता करी है इस बुक को बताने में, उनको धन्यवाद किया है. तो देखो, सबसे पहले ना हम इंट्रोडक्शन करेंगे. ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये हमारा 2 से 3 क्लासेस लेगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में हम ट्राई करेंगे पूरा हो जाए 2 से 3 क्लासेस में. एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम. जितने भी अभी देखो मैंने अपनी इनकम की बात करी, मैंने 50-50 रुपये की बात करी. पूरे कंट्री की इनकम कैसे निकलती है इस चीज़ को हम देखेंगे. मनी एंड बैंकिंग, जो भी हमारे पास पैसे आते हैं वो पैसे किस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, वो एक पूरी इकोनॉमी के लेवल पे अगर हम देखें तो मार्केट में इस टाइम पर इतना पैसा होना चाहिए. वो चीज़ को कौन रेगुलेट करता है कि एंड जो आरबीआई नोट छापता है तो वो किस तरीके से छापता है. एंड अगर एक इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का. बैंक में अगर तुम 10,000 रुपये जाके डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक उसके 1,00,000 रुपये बना देगा. ये चीज़ कैसे होगी ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बैंक उसके वो इंटरेस्ट वाली बात से नहीं, खाली डिपॉजिट से एक जने से लेगा दूसरे जने को देगा, एक जने से लेगा दूसरे जने को देगा. ये पूरा हम पढ़ेंगे. क्रेडिट मल्टीप्लायर इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डिटरमाइन करी जा सकती है, किस तरीके से निकाली जाती है एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में. जैसे मान लो एक मैं हूँ बायर सेलर है, तो किस तरीके से वहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट निकलेगी. अभी हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था, उसमें देखा था कि 10 लोगों की ज़रूरत होगी 10 बॉल बनाने के लिए, है ना. ये छोटा सा एग्जांपल था. मगर अगर गवर्नमेंट भी बीच में है तो किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी. और अगर फॉरेन सेक्टर यानी कि बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है तो कैसे चीज़ें होंगी. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होगी इन सारे सिचुएशंस में, ये हम देखेंगे. गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे. जो सरकार का बजट आता है 1 फरवरी को, हम सब ये देखते हैं मगर इसके बारे में जानेंगे. एंड इसके गवर्नमेंट बजट पूरा प्रोसेस, किस तरीके से बजट बनता है, कब से स्टार्ट होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं. ये पर्टिकुलर चीज़ हम सिलेबस के बियॉन्ड जाके सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक है वहाँ से लेके पढ़ेंगे. बजट के कुछ फंक्शंस होते हैं कि जो बजट बनाया जाता है इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है, वो चीज़ हम देखेंगे. और फिर उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गवर्नमेंट के कुछ अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में है थोड़ी सी बात. इसमें बेसिकली गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं ना, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जब हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इसमें बातें हैं उससे रिलेटेड हमारा करंट अकाउंट कैसा है. इसमें हम ये वाली चीज़ भी देखेंगे कि जो रेमिटेंसेस क्या होते हैं. जैसे कई बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं एंड फिर वो अपने माँ बाप को घर पे जाके घर पे पैसे भेज रहे हैं कि हाँ ये इनकम वगैरह जो भी वो अपनी भेजते रहते हैं, तो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं. उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से अकाउंट में जाता है, सरकार के अकाउंट किस तरीके से बनते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे. और हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो डॉलर का प्राइस है, ठीक है, डिमांड सप्लाई तो हमने पढ़नी है पूरे थ्रू आउट में, बट जो डॉलर का प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है. जो ये ना डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये वाले जो पॉइंट लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे. मैनेज फ्लोटिंग, थोड़ी मतलब ये ना एक्सचेंज रेट से रिलेटेड बातें करेंगे कि सरकार का क्या रोल रहता है इसमें, और इंडिविजुअल हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, हमारी जो सप्लाई कितनी है उसका क्या रोल रहता है. ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है. एंड अब तुम्हें पढ़ते हुए किसी भी टॉपिक में अगर ऐसा लगे कि यार इसमें इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, आरबीआई है तो मेरे को आरबीआई को जानने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरे को क्या कहते हैं गवर्नमेंट बजट वाले जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर मेरे को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर इस टॉपिक में और घुसना है, ठीक है, तो ये एक प्रॉम्प्ट है, जस्ट कॉपी करो. यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम लिखो, यहाँ पर फिर से अपने टॉपिक का नाम लिखो. ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करके ChatGPT पे डाल दो, ठीक. एंड फिर नाम चेंज करो तो तुम्हें एक जादू होता हुआ दिखेगा. तुम्हें पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि किस तरीके से तुम उस टॉपिक में घुस सकते हो और ज़्यादा, और किस तरीके से वो टॉपिक तुम्हारी और लाइक पूरी एकदम 100% मास्टरी उस टॉपिक में कैसे ले सकते हो.
एकदम बेसिक लेवल से कि हाँ, और ये तुम्हें रिसोर्सेज भी बताएगा, कौन सी डिग्री करनी है ये भी बताएगा, तुम्हें कितनी सैलरी होगी और तुम्हें जो भी जॉब लगेगी उसमें क्या काम करना होगा ये भी सब बताएगा, सारी चीज़ बताएगा। अभी जो बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी उसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना। बट ये जो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक है, वो तुम्हें यहाँ पर ले आएगा ड्राइव का लिंक। फिर तुम इकोनॉमिक्स के फोल्डर में जाना, फिर एडिशनल रिसोर्सेज में जाना, एंड ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, जब तुम ये वाली जो फोल्डर है इसको खोलोगे तो ये प्रॉम्प्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल देना, एंड जादू जादू मजे ही मजे। ठीक, तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ फार कैन इकोनॉमिक्स रश टेक अस। और ये हमारे अभी हाँ, इसके साथ साथ हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी सिलेबस देख लेते हैं, जो हमारी दूसरी बुक है। एक सेकंड, देखो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना। अभी वीडियो भी जल्दी अपलोड करनी, देखो 5 ऑलरेडी बज गए हैं। आज थोड़ा सा डिले ऑफ कोर्स होएगा, बट चीज़ों को हम करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारी ना क्लास 11th में जो एनसीईआरटी है वो क्लास 11th की रहती है। आई होप तुम्हें ये वाली बात तो पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता दी। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है वो क्लास 11th की ही चलती है, मतलब क्लास 11th में ही टॉपिक है। बट जो हमारा क्लास 12th का जो सिलेबस है वो उससे कोरिलेट करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो बुक ही नहीं मिल रही है, एक सेकंड में ढूंढ के लाया। सो यस, हेयर इज़ द बुक। अभी हम प्रीलिम्स को ओपन करते हैं, एंड ये देखो ये हमारी बुक है। क्लास 11th यहाँ पे लिखा है, बट इसको हमारे क्लास 12th का यही सिलेबस है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में 11th में भी ये बुक हो जाती है, इसलिए 11th के लिए एनसीईआरटी बनी हुई है ये। बट हमारी हाउ टू यूज़ दिस बुक, इसको भी पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट को शुरू करेंगे ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इसमें हमने पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहले हम ना अपनी इकोनॉमी, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को छोड़ के गए वो चीज़ देखेंगे। उस टाइम पर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हुए उस शाम को, जब शाम आई और हमने देखा कि हमारे देश की हालत क्या है, तो हमें क्या क्या पता चला हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, हमें क्या क्या पता चला हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में, डेमोग्राफिक यानी कि क्या कहते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि लोग कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में किस तरीके से सारा काम हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं वो किस लेवल तक हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक किस तरीके से चली। ये 1950 से लेके 1990 तक किस तरीके से ये ऑपरेट करी। इसका मतलब हमने क्या करा, हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, फिर हमने क्या करा जिससे हमारी सिचुएशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। एग्रीकल्चर में हमने क्या रिफॉर्म करे, हमने इंडस्ट्री में, ट्रेड में क्या रिफॉर्म करे, ट्रेड की पॉलिसी हमारी किस तरीके से हमने बनाई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि हमने इंपोर्ट्स को बंद कर दिया था बिल्कुल। जो बाहर से हम सामान मंगा रहे थे कि नहीं जी अब नहीं मंगाना। अब ये जो हमने पॉलिसी बनाई इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये जो हमने पॉलिसी बनाई इसके क्या ड्रॉबैक थे, इसको हमने कैसे कॉन्कर करा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा अभी, जस्ट एक मोमेंट में फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सो ये सभी बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी एलिमिनेट हो गई है। एंड तो लाइक हाँ, चैप्टर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऊपर वाली पॉलिसी में जो दिक्कतें थी उसको हमने कैसे सही करा, एंड अभी तक जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारी उसके मतलब उसके बाद जो हमने सारे चेंजेस करे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी हम लेके आ गए थे 1991 में। एंड इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, इसका थोड़ा सा करेंगे। ये वाला सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड मतलब बेसिकली मोटा मोटा इस चैप्टर में ये है कि यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें थी उसको हमने कैसे सॉल्व करा, 1991 में जो भी चेंज आया, क्या चेंज आया, कैसे हमने उसको वो पूरा उसका एनालिसिस करेंगे, क्या सारी चीज़ें रही। एंड उसके बाद हम अभी जो करंट सिचुएशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जैसे जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्रीज़ में है, हमारी कंट्रीज़ में कह रहा हूँ, हमारी कंट्री में जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट है उसको देखेंगे। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि अभी जो करंटली हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस लेंगे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी, हम किस तरीके से ग्रो करें एंड हमने सारी चीज़ें करी हैं, एंड किस तरीके से जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी कि चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के मतलब इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में हम कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे कि हमने
सारी चीज़ें कैसे कैसे करी, क्या क्या पॉलिसीज़ आई, उन्होंने क्या करा उस टाइम पे, और उन्होंने मतलब चाइना ने क्या करा और पाकिस्तान ने क्या करा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, और यही सारा थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंपेयर करते चलेंगे। एंड हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वैसे मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक नया सब्जेक्ट उमड़ के आया हो, ये बस हमारी कंट्री की पॉलिसीज़ हैं जिसको हमने कंबाइन करके उसके बारे में पढ़ना है। तो ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो जिसके लाइक जैसे हमने बीएसटी का बर्थ देखा किस तरीके से हुआ, मैनेजमेंट उसमें भी बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ एज ऑफ लाइक एक ब्रॉडर स्केल पे बिजनेस स्टडीज़ का बर्थ नहीं हुआ, हमारा मैनेजमेंट का बर्थ हुआ। ठीक है, वाई बिजनेस स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं तो वो मैनेजमेंट उसमें बेसिक पार्ट का पढ़ रहे हैं, इसलिए वो था। और अभी ये जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया कि उसका बर्थ कैसे हुआ, क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। बट ये जो है हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका एक लाइक उसको समराइज़ करके उसको लाइक क्या कहते हैं उसको इकट्ठा करके हमारे आगे रख दिया गया है कि देखो इस तरीके से सारी चीज़ हुई थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पर, उससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद एक होमवर्क दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन, वो इंटरेस्टिंग सा होगा, वो देखना। तो एंड एनसीईआरटी पढ़ेंगे आज हम, एनसीईआरटी के केवल 2 पेज पढ़ेंगे, एंड ऐसे ऐसे इसी टाइप में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं। एंड आ जाओ चलते हैं नोटबुक में, अपनी नोटबुक पेन निकाल लो, वाई वाला पेज एकदम अच्छे से क्लियरली लिख के ख़त्म करो, एंड आ जाओ इकोनॉमिक्स। हम क्या मतलब इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा वही स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करने की स्टडी है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, businesses and governments make choices to allocate limited resources to satisfy unlimited wants and needs। तो इसमें हम यही देखते थे कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, एंड किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये हमने पूरी 11th में देखा है ना। और ये अब माइक्रो इकोनॉमिक में अगर हम आ जाएं, मतलब इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक, तो इसको हमने फिर कैसे करा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट हमारा वहाँ पे आ गया। 1936 में जो है कीन साहब ने बुक लिख दी, वो सारी चीज़ें हमारी हो गई। मगर जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब हम पढ़ रहे हैं ऑन अ सब्जेक्ट बेसिस कि हमारी चीज़ें हमें बताती क्या है, ये जो सब्जेक्ट है हमें बताता क्या है। हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। ये वही वाली बात हो गई कि मतलब इसमें मेन जो जोर है वो माइक्रो का जोर इस पे है कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम इंडिविजुअल की बात करेंगे माइक्रो में। एंड वही सेम डेफिनेशन को देखो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लेनी है। ठीक है, इंडिविजुअल लगा देना है, ये वाला इंडिविजुअल वाला वर्ड, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखेंगे, जैसे हमने तो अपना देख लिया 100 रुपये, मतलब वही 100 रुपये से हमने जंपर की बॉल और क्या कहते हैं जंपर की बॉल खरीद ली, हमने चिप्स खरीद ली और हमने इरेज़र खरीद ली। मगर अब पूरी इकोनॉमी के लेवल पे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इसी को देखो। इतना तुम लिखो, एंड आगे का मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से लिखो। मैं अब कैमरा ऑफ कर देता हूँ एंड नोटबुक पे ध्यान रखते हैं और लिखो साथ में। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। एंड मैं थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं छोटे छोटे में लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 सेकेंड बस। थोड़ा सा लिख के ना फिर मैं हट जाऊँगा, क्योंकि एक ही लाइन लिखनी है, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही है। तुम्हें तो पूरा लिखना पड़ेगा बेचारे, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी क्या क्या बोले जा रहा हूँ। हाउ इकोनॉमी, इतना तुम लिख लो, पहले पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना, टाइम बचाते हैं वीडियो का एंड आगे चलते हैं। हाउ इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल, एंड ये नोट्स बनाने ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में बना लेंगे, अब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। देखो पढ़ने का डिसाइड करा है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक, एज अ होल, जिसके अंदर हमारे इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे, इकोनॉमी एज अ होल इंक्लूडिंग हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट एंड वैसे ना एंड को भी हमें, क्योंकि इसमें टेक्स्ट में लिखना चाहिए, सिंबल तो मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया।
एंड गवर्नमेंट, वही वाली बात आ जाएगी फिर, मेक चॉइसेस, कॉपी पेस्ट, किस चीज़ के रिगार्डिंग, मेक चॉइसेस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। वही वाली हमारी सारी बातें हैं, इस तरीके से हमने चीज़ों को करना है। टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। हमने जब बड़े स्केल पे बात करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, हमने जब छोटे स्केल पे बात करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। यहाँ पे हम सारी चीज़ें इकोनॉमी एज अ होल पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमी एज अ होल, जहाँ पे भी देखेंगे एज अ होल सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट कैसे आ रहा है। और अब देखो, तुम सोच रहे होगे कि इसको पढ़ना फिर मुश्किल हो जाएगा, मगर उस मुश्किल का भी इलाज जो है एनालिसिस करने वालों ने कर लिया है, वो भी हम देखेंगे क्या है। तो अभी हम आगे लिखते हैं, ये हो गया। एंड अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा था ऐसे लिख देना, माइक्रो करके देखें, जितनी भी हमारी माइक्रो फर्म्स हैं, ये देखो माइक्रो, ये माइक्रो, ठीक है ना। और ऐसे ही ये जैसे एक माइक्रो हो गई, ये एक माइक्रो हो गई, ठीक। ऐसे ही हम इसको और देख लें, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, ठीक है ना। ये माइक्रो हो गई। तो इन सारी माइक्रो को, जो छोटी छोटी हैं माइक्रो, इन माइक्रोस को अगर हम मिला देते हैं, ठीक, तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगी। और यही बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो बेसिक समझने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें इससे यही लेनी है। एक इसको अगर हम डायग्राम की तरह देखें तो हमारी ये माइक्रो मिलके मैक्रो बन रही है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, सारी माइक्रो मिलके मैक्रो इकोनॉमिक्स बन रही है, ठीक। इस तरीके से चीज़ें, और ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ ली, एंड ये हमने 12th क्लास में पढ़नी है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, तो इकोनॉमी और उसमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले ये इतना लिख लो जल्दी से, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। एंड अब एक चीज़ जहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, अच्छे से कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने ये क्या कर दिया, ओ हो, मैं ये उसे उठा के ले आया, रुक जाओ। टू एलोकेट कॉपी, आई एम सो सॉरी, तुम स्किप कर सकते हो, है ना। मैं बस इसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, फिर उठा के ले जा रहा हूँ। सो यस, ये हो गया है अभी। एंड अब देखो, इकोनॉमी, ये ना एक टर्म का डिफरेंस है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी स्टडी होती है, वही सारी जो चीज़ें हैं इस चीज़ की जो स्टडी होती है, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मगर जब भी हम इकोनॉमी वर्ड यूज़ करेंगे कहीं पे भी, इसको एक नोट बना के लिखना है, एंड इसको हम ना क्लाउड्स में डाल देंगे। देखो हेलो, ये रहा मैं, फालतू बातें क्या करने लग जाता हूँ बीच में, आई एम सॉरी, ठीक है। इसको हम, इकोनॉमी क्या होती है, हैशटैग इकोनॉमी, ठीक है ना। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या है, इट इज़ अ, इसको सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम, और लिखते रहो साथ में, और नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शंस, मैं ना या तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए इसको लिख के आता हूँ, फिर तुम्हें डेफिनेशन समझाता हूँ। आया, सो यस, दिस इज़ द डेफिनेशन। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक नेटवर्क है ऑफ इंटरैक्शंस, जहाँ पर लोग, बिजनेस, गवर्नमेंट मिलके डिसीजंस लेते हैं अबाउट हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये वाली बात है, बस इसको थोड़ा सा ना देखो। इकोनॉमी जो है वो सिस्टम है, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है। जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम उसको। एंड जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको, इकोनॉमी को, एक जो इकोनॉमी है वो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ही चीज़ें होती हैं। आई होप ये डिफरेंस तुम्हें क्लियर है, एंड इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में भी फ़र्क में, डिफरेंस में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो यस, हमारा पहला पेज बन गया है।
एंड इस तरीके से फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। एंड अब देखते हैं कि देखो हमने ये देख लिया हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी हम 12th के सिलेबस पे आ रहे हैं, अभी हमने 12th क्लास शुरू नहीं करी है। अब क्लास हमारी शुरू होएगी, क्लास जो 12th है हमारी अब शुरू होएगी, यहाँ से शुरू होएगी। देखो यहाँ से इस पेज को जब हम डिलीट इसको थोड़ी ये जब हम ये वाले पेज को डिलीट करेंगे ना, ये डिलीट हो, अब हमारी क्लास 12 शुरू हो गई, यहाँ से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो गई। अब हम इससे थोड़ी सी जान पहचान करते हैं। ये मैं थोड़ा सा पहले ही लिख के ले आया था क्योंकि वही वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स ना हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो बस इसको थोड़ा सा ना लिस्ट डाउन करी है मैंने चीज़ें जो भी हमने सारी पढ़ी थी उसको। बट हाँ, हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेन एंड वेयर, वो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। एंड उसके बाद हम जैसे जान पहचान इंट्रोडक्शन से चल रहा है ना, तो उसके बाद कि तुम क्या हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जी तुम हो क्या, ये देखेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कुछ ना कुछ बातों के जवाब देगी, तो वो ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करेगी। एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ेंगे, साथ में सारी चीज़ें करेंगे। हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेट, ये ऑपरेट कैसे करती है, किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, ये हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर हम देते हैं, इसमें से 3 के आंसर मिल जाएंगे, एक की क्या बात है वो मैं बताता हूँ। बाकी हाँ, वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स तो वही 1930 से पहले क्लासिकल व्यू था। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेल्फ इंटरेस्ट, जब हम सेल्फ इंटरेस्ट में अपने काम करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो सोशल वेलफेयर अपने आप हो जाएगा। मेरा वेलफेयर, तुम्हारा वेलफेयर, हम सोसाइटी में हम ही तो रह रहे हैं, हमारा वेलफेयर हो गया, सोसाइटी का वेलफेयर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ये कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लास्ट ईयर अगर तुमने पढ़ी हो। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ऐसा एक मार्केट हमने समझ लिया, बाइंग सेलिंग जहाँ पे हो रही है वो हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, सॉरी बाइंग हमने समझ लिया कि हमारी जैसे जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट, फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर, जहाँ पर जो बायर है वो बहुत सारे बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं वो मल्टीपल सेलर्स हैं। मतलब एक बायर भी अगर मान ले हैं तो सेलर्स जो हैं वो मल्टीपल सेलर्स हैं, एंड बहुत सारे लोग वो एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि कोई एक रिटेल शॉप है रेडीमेड क्लोथ्स की, वो जो शॉप हैं बहुत सारी, मतलब जो है वो सेम टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और जो बायर है उसके पास ये है कि यार तुम महंगा दे रहे हो तो मैं कहीं और से खरीद लूँगा, तुम महंगा दे रहे हो तो मैं कहीं और से खरीद लूँगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतने में दे दो, वो उतने में दे रहा है वरना मैं उससे जाके खरीद लूँगा। तो जो बायर है वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है प्राइस को, वो एक अलग बात होगी, मगर जो सेलर है उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं है प्राइस पे, जो क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, सारे वही वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, एंट्री एग्जिट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मगर यही सारी बातें हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और इक्विलिब्रियम इसमें अपने आप आ जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का परफेक्ट कंपटीशन का केस मानो, जो हमने ये वर्कर वाली वेज वाली जो हमने चीज़ें देखी ना, इसको परफेक्ट कंपटीशन ही कंसीडर करो, तो इसमें इक्विलिब्रियम अपने आप आ गया था, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट, और अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, या डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो इस तरीके से जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, वो चीज़ें वापस अपने आप ठीक हो जाती हैं। हाउ वेज फॉल करेक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने देख लिया। इसको तुम अपनी नोटबुक में लिख लेना, पॉज करो वीडियो को एंड अभी लिखो ये वाली स्टार्टिंग में ये 4 पॉइंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे हेडिंग डाल देना, एंड उसके बाद ये वाली बातें लिखना, फिर ये वाली बात लिखना। 3 कलर के पेन है, जहाँ पे मैंने ऑरेंज यूज़ किया वहाँ पे तुम तीसरा कलर अपना यूज़ कर सकते हो। हाईलाइटर अगर रखना है रख लो, वरना कोई बात नहीं, रेड कलर से अंडरलाइन कर देना। ठीक, इस तरीके से चीज़ें हैं। एंड अब हम आगे चलते हैं। तो आई होप तुमने लिख लिया। उसके बाद आता है ग्रेट डिप्रेशन। पहले ये सारी बातें चल रही थी बिफोर 1930, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर नहीं, ऐसे नहीं होता। ग्रेट डिप्रेशन आता है और इसने चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, 3 से लेके 25% तक हमने देखा, तो यूएसए में पहुंच गया था। जीडीपी अप्रॉक्स 33% तक गिर गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और एक चेन इफेक्ट आ गया था, एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सारी सारी चीज़ें गिरते चली जा रही थी, जीडीपी गिर रही थी। एक इसको हमने बोला था लो लेवल इक्विलिब्रियम। पॉज दी वीडियो, राइट इट डाउन। ठीक है, लिख लिया। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट। ये लिखना ज़रूरी है यार, देखो नोटबुक बनाओ, बहुत सुंदर सुंदर नोटबुक, मतलब ये ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसको देख के मज़ा आ जाएगा। और यार देखो काम करते रहना है, मैं आना कहानी नहीं करनी। ठीक,
फिर आते हैं हमारे जो सारी दिक्कतें हो रही थी, जो तूफान आया था उसको सही करने के लिए जॉन मान्यार्ड कीन्स आते हैं। इन्होंने बोला प्रॉब्लम है एग्रीगेट डिमांड की, हमने डिमांड को बढ़ानी है। इन्होंने गवर्नमेंट को बोला स्पेंडिंग बढ़ाओ जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़े। और इसमें इन्होंने फिर एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, जो कि बेस है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पे और देखते हैं और टटोलते हैं और फिर चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से घुस घुस के पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ेंगे, डेट डाल लो हमने कहाँ से शुरू करना है, एंड फिर हम शुरू करते हैं। एंड यस, अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ देखो एनसीईआरटी का पीडीएफ ऑनलाइन पढ़ो एंड चीज़ों को, मतलब ये वाला जो मैं एनोटेटेड पीडीएफ है ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये तो अटैच करके ना पीपीटी में लगा दूंगा अभी, जस्ट डोंट वरी, तुम बस पढ़ने पे भी फोकस करो, चीज़ों में लिखा क्या है। अब हम शुरू से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और बोरिंग तुम्हें थोड़ा सा लग सकता है बट, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, बट चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे और एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को देखेंगे। इतना बोरिंग, ऐसे कुछ बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। देखो सारे एग्जांपल्स दे दिए सब में, शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस टू द स्टडी ऑफ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस चैप्टर बिगिंस बाय गिविंग यू सिंप्लीफाइड अकाउंट ऑफ हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने बोला है कि जी स्टार्टिंग में हम पहले ये बताएंगे कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, मगर उससे पहले भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने बिल्कुल चीड़ फाड़ के देख ली क्या क्या है। ठीक है, जिनको आगे स्पेशलाइजेशन करना है मैं इकोनॉमिक्स में, वो आगे चीज़ों को और कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। बट देखो हमने चीज़ें तो यही पढ़नी है। जैसे क्या होता है, हमने फिफ्थ में मल्टीप्लाई सम प्लस माइनस सीखा, उसी को हम आगे और डीप में पढ़ते गए, मतलब उनका यूज़ करके ये है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो देंगी। पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर 3, 4, 5, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये है कि लेवल के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो तुम पढ़ोगे, मगर बेसिक क्वेश्चन वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे मैथ्स में सारी चीज़ें बदली, वो बेसिक क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना। बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे। द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वुड रिमेन द सेम एंड यू विल फाइंड दीज एक्चुअली द ब्रॉड इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न्स ऑल सिटीजन। जितने भी लोग एक कंट्री में रह रहे हैं उन सबको ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंसर्न करते हैं, यानी कि उनके चिंतन में रहते हैं, चिंतन में, वो चिंता नहीं, चिंतन में रहते हैं कि हाँ ये कैसे। ठीक है, विल द प्राइजेज एज अ होल राइज और कम डाउन, वही एज अ होल वाली बात है, जनरल प्राइजेज बढ़ेंगे या कम होंगे। इज द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री एज अ होल और सम सेक्टर्स। इसमें सम सेक्टर्स को भी देख रहे हैं ना, तो भी इस तरीके से देख रहे हैं कि 3-4 सेक्टर्स को एज अ होल वाली बात यहाँ भी है। ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बेटर और वर्सनिंग, यानी कि पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन या फिर कुछ सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बढ़िया हो रही है या फिर ख़राब हो रही है, इस चीज़ को देखना। वट वुड बी रीजनेबल इंडिकेटर्स टू शो, रीजनेबल इंडिकेटर्स का मतलब कि टू शो, वैसे टू शो दैट द इकोनॉमी इज़ बेटर और वर्स। ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स का मतलब कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हमें ठीक ठीक एक आइडिया लग जाए और उस पर हम विश्वास कर सकें कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी यानी कि सिस्टम, जिसमें नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन जो है, जिसमें जो पीपल हैं, बिजनेस है, जो इंडिविजुअल हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि जिससे जो सेटिस्फैक्शन है ऑफ मतलब कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करें, एलोकेट करें, जिससे कि जो सेटिस्फैक्शन है वो ह्यूमन वांट्स का हो जाए। ठीक है, इकोनॉमी हमने पढ़ लिया। तो वो बढ़िया हो रही है या बिगड़ रही है उसको बताने के लिए, है ना, ऐसे क्या कौन से इंडिकेटर्स हैं। तो जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी की एज अ होल क्या कंडीशन है। ठीक, what steps if any can the state take or the people ask for in order to improve the state of the economy। इकोनॉमी की जो स्टेट है यानी कि जो कंडीशन है, स्टेट यानी कि कंडीशन, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कंडीशन, एक सेकंड बस। सो यस, स्टेट यानी कि जो कंडीशन है हमारी इकोनॉमी की, वो किस तरीके से व्हाट स्टेप्स, हम क्या ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है वो बढ़ सके। ठीक है, कैन द, ये मैंने स्टेट ना दूसरा हाईलाइट कर दिया, रुको। सो देखो, व्हाट स्टेप्स इफ एनी कैन द स्टेट टेक और पीपल आस्क फॉर
आस्क फॉर यानी कि तुम मांग सकते हो, उस बात को बोल सकते हो, पूछ सकते हो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ऊपर वाले स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, जो स्टेट कौन मतलब है ना, कैन द स्टेट टेक और पीपल आस्क फॉर टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी यानी कि कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मेक अस थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल। These questions are dealt with in macroeconomics at different level of complexity। अलग अलग तरीके से इसको बात करी जाती है। जितने जितने तुम इस टॉपिक में घुसते जाओगे, इस सब्जेक्ट में घुसते जाओगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे इसमें और ज़्यादा और विस्तार से इसमें बातें करी जाएंगी। मगर ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो तुमसे पूछे जाएंगे। तो अभी 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 जल्दी से आ जाओ नोटबुक पे। हमने क्या अभी और रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने हमने क्या देखा था, हम क्या क्या इससे सब्जेक्ट से जान पहचान में पूछेंगे। एक तो ये तो हमारा हो गया, वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने देख लिया, सारा लिख लिया। बट व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आ जाओ फटाफट लिखते हैं। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लो ब्लैक पेन, हेडिंग डालो, मैं साइड हो जाता हूँ। सेकंड बात, ये जो हमने लिखनी है इसको ऐसे गोल गोल कर देंगे, ठीक। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम बेसिकली डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ऑल्दो हमने पहले भी लिख ली है, बट इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन को। आज लिखते हैं, लिखो मेरे साथ में लिखो, मैं पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वही हमने पढ़ा था ना, स्टडी तो है ही। इज़ डिफाइंड, रुक जाओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफाइंड, स्टडी वाली डेफिनेशन ही दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, एज दैट branch of economics which studies, ठीक है ना, which studies, डेफिनेशन कंप्लीट करके आता हूँ फिर बताता हूँ। इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सो देखो हाईलाइट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो सीधी सी बात है। स्टडीज़ इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमिक्स हो गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने जान पहचान के दौरान इनसे ये पूछ लिया कि आप क्या होते हो। तो अब हम आगे चलते हैं, जो हमने क्वेश्चंस देखे उनसे क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी थी, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैक्रो आंसर्स, ठीक है। इसी को कॉपी करके ले चलते हैं, थोड़ी सी काम चोरी करते हैं एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो यस, द थर्ड पॉइंट इज हियर, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। इसको पूरे को ब्लैक कर देंगे, चेंज स्टाइल में जाके, डन, ठीक। अब हमें पता चल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक आंसर्स। एक सेकंड बस, ये साथ साथ लिखते रहो फटाफट, देखो आनाकानी नहीं करनी, काम करना है तरीके से, कैसे, तरीके से, ठीक। ये हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था एनसीईआरटी में, इट आंसर्स द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लिखते जाओ, दैट मेक अस थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है ना। सो यस, ये हमारी इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें बताती है। एंड हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो हम वही वाले क्वेश्चंस उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल, विल द प्राइजेस एज अ होल राइज और कम डाउन, विल द प्राइजेस
एज अ होल rise और come down। ठीक है ना, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल हमने एक ही लिख लिया, ये काफ़ी है। बाकी वही वाले क्वेश्चन है जो हमने बुक की स्टार्टिंग में देखे, मतलब थोड़ी जान पहचान कर रहे हैं। अभी हम कंटेंट बस लिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा था, मैं अभी दिखाता हूँ हाउ डज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेट। तो यार ये तो हमने मतलब पूरे उसमें 12th में पढ़ना ही है ना, जितने भी हमने सारे चैप्टर्स देखे है ना, उसका एनालिसिस अभी मतलब हमने सारे चैप्टर को एनालाइज करा कि हर चैप्टर में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हमें यही तो पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स कैसे ऑपरेट करती है। तो दिस इज़ समथिंग विच वी विल फिगर आउट इन दी एंटायर सिलेबस, एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो दिस इज़ समथिंग we will understand this throughout the syllabus. We will understand this throughout the syllabus। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं, ऐसे हमारी इकोनॉमिक्स होने वाली है। इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ने, समझने, लिखने और करने वाले हैं। तो बस यही है। अभी एक सेकंड, आगे और कुछ बातें करते हैं एंड अभी हम एनसीईआरटी पे चलते हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया एंड ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है, समझाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। एंड इन दिस बुक यू विल बी इंट्रोड्यूस टू सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे, वही जीडीपी वगैरह से रिलेटेड बातें है ना। द प्रिंसिपल्स विल बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल लैंग्वेज, ईजी भाषा में समझाएंगे। समटाइम्स एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी कि 2x + 3y ऐसे करके कुछ इक्वेशन बना देंगे। विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रीडर टू सम रिगॉर, यानी कि ऐसी कुछ डिटेल। रिगर का मतलब गिविंग अटेंशन, ग्रेट अटेंशन रिक्वायरिंग डिटेल, जिन चीज़ों को समझने में ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, इन चीज़ों को ये थोड़ा सा इस तरीके से करके लिख देंगे। बस इतना सा बता रहे हैं। और अब इकोनॉमिक्स में किस तरीके से चीज़ों काम करेंगी। ठीक है, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट द इकोनॉमी एज अ होल, if we observe the economy as a whole, it will appear that the output levels of all goods and services in the economy have a tendency to move together। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, आज इसको समझते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ। देखो, ये सिंपल सी बात कह रही हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में बन रही हैं, उसके आउटपुट और उसमें उसको बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट और उसके जो प्राइजेज हैं मोर और लेस साथ में ही बढ़ते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो अगर एक फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल गुड के भी प्राइसेस बढ़ेंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। अगर हम एग्जांपल लें फूड ग्रेन का, यानी कि वीट का अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर वीट का आउटपुट बढ़ रहा है तो आटा चक्की, क्योंकि ज़्यादा वीट है तो ज़्यादा आटा चक्की काम करेगी, यानी कि ज़्यादा आटा चक्की भी मतलब जो है आटा चक्की भी लोग ज़्यादा बनाने लग जाएंगे कि हाँ बहुत सारी वीट बन रही है, आटा चक्की बनाओ, आटा चक्की बनाओ। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं आटा चक्की की प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। ठीक है, अब ये जो हमारी आटा चक्की है ये 100 किलो पर डे के हिसाब से गेहूँ जो है वो मतलब क्या कहते हैं, गेहूँ का आटा बना देती है। ठीक, इंडस्ट्रियल गुड्स हमारी क्योंकि बढ़ जाएंगी। अब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल गुड का भी बढ़ेगा। यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, ऐसे करके ऐसे करेंगे एंड इसको ऐसे करके फिर इसको ऐसे कर देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे कि इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है। थोड़ा सा हाईलाइटर को छोटा कर देंगे और ऐसे करके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने ये चीज़ें कर ली और आटा चक्की की मतलब आटा चक्की का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आटा चक्की का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितनी भी चीज़ें आटा चक्की को बनाने के लिए लग रही हैं उनका भी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देखो, अब आटा चक्की को बनाने के लिए क्या लग रहा है, अब ये 4 पार्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर तुम्हें एक आटा चक्की दिखाऊँ, वो तो मैं अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, यहीं पे देख लो, स्लाइड्स में यही फ़ोटो। तो देखो, ये पूरी एक आटा चक्की है, ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे वेंटिलेशन तो चलो ठीक है, अलग चीज़ हो गई, मगर ये फ्लोर क्लॉथ है,
ठीक है, ये कंटेनर है एंड ये हैवी कास्टेड चैम्बर है, ठीक। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक वीट क्रशर भी होगा, यहाँ पे स्पाइस फीड कंट्रोलर भी है। देखो मेरे को एक्चुअल टेक्निकल पार्ट्स तो नहीं पता इसके, बट मोर और लेस बहुत सारे पार्ट्स होंगे। तो उन्हीं पार्ट्स को अगर हम देखें, है ना, उन्हीं पार्ट्स की अगर हम स्टडी करें, मतलब अगर देखो आटा चक्की बनानी है तो ये सारे पार्ट्स लगेंगे। अब आटा चक्की का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी कि आटा चक्की ज़्यादा बनेंगी तो ये वाले पार्ट्स भी तो ज़्यादा ही बनने पड़ेंगे। अगर चार चीज़ों से, अगर चार वीट क्रशर, वो क्या कहते हैं, पहले रुक जाओ, इसको ना ऐसे समझो, चार वीट क्रशर अगर बने रहे थे पहले, चार 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 चार, ठीक है ना। और अब फूड ग्रेन जो बननी थी, फूड ग्रेन जो थी वो बन रही थी, देखो इसको अगर हम समझें, बहुत एकदम डीपली समझेंगे, और फिर आगे की जो बातें हैं बुक में जो आगे बात लिखी है वो भी इससे समझ में आ जाएगी। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एक चीज़, जैसे यहीं पे पूरा कंसंट्रेट करो, यहाँ पर 400 किलो हमारी अगर गेहूँ बन रही है, ठीक है ना, 400 किलो गेहूँ प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस अगर ये हो रही है, मैं इसको पेन से लिख देता हूँ ना, ठीक है ना, बाद में इरेज कर दूँगा। 400 केजीज ऑफ गेहूँ अगर हमारी प्रोड्यूस हो रही है, 400 केजी प्रोडक्शन अगर हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक दिन में ये मतलब एक दिन में 100 किलो जो है आटा चक्की प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक। तो अगर हम इसको पर डे के हिसाब से देखें तो हमें 4 आटा चक्की चाहिए, 4 आटा चक्की, मतलब एक बहुत एक बेयर, मतलब बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, हमें 4 आटा चक्की चाहिए रहेंगी। और 4 आटा चक्की चाहिए, 4 ही उसमें वीट क्रशर चाहिए रहेंगे, 4 ही ग्रेन फीड कंटेनर चाहिए रहेंगे, 4 ही हैवी कास्टेड चैम्बर चाहिए रहेंगे, 4 ही फ्लोर क्लॉथ चाहिए रहेगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें 4 चाहिए रहेंगी, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो एक दिन में 100 किलो प्रोड्यूस कर रही है ना, 100 किलो जो है आटा को आटे वो 100 किलो गेहूं का आटा बना रही है ना। तो इस तरीके से हमारा काम चलेगा। मगर अब देखो, अब ये भी यही कह रहे हैं, एक बात बताओ, तुम्हें ये वाली बातें पता है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एक भैया एक बात बताओ, अगर हमारे एक इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी में हमारे 4 वीट क्रशर बन रहे हैं, ठीक है ना, 4 वीट क्रशर बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कितने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, यानी कि देखो 4 ये बन रहे हैं, इसका मतलब बाकी जो सारे कंपोनेंट्स आटा चक्की को बनाने में लगते हैं वो भी 4 बन रहे होंगे। उस बात को अगर हम ना छोड़े तो एक पार्ट भी अगर 4 बन रहा है तो इसका मतलब 4 आटा चक्की बन रही है ना, 4 आटा चक्की बन रही है। 4 आटा चक्की क्यों बन रही है, इसकी डिमांड कब यही होगी, जब 100 किलो गेहूँ क्योंकि प्रोड्यूस करती है कि आटा चक्की, वो 4 इसलिए बनेगी जब 400 किलो हमारा बनेगा, जब 400 किलो प्रोड्यूस होएगा। तो हमने ये सारी बातें हम पता कर सकते हैं एक इकोनॉमी पे जब इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये बात हमारी यहाँ पे लिखी है, प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, वही है, प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ें साथ में चलती हैं, ये वही वाली बात बताई गई है, ठीक। इसको हमने बस प्रोडक्शन के लेवल से देख लिया, बाकी एम्प्लॉयमेंट और उसका प्राइस का एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा, यानी कि ये 10 रुपये से बढ़ेगी, ये सारे पार्ट 10 रुपये से बढ़ेंगे तो इसका भी वो जो है 10 रुपये से बढ़ जाएगा। एंड फिर गुड्स जो हम फूड ग्रेन जो भी बिकेंगे मार्केट में उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक। ये वाली बातें रहेंगी। Prices of different goods and services generally have a tendency to rise or fall simultaneously. We can also observe the employment level in the different production units also goes up or down together. सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, मगर घट रहे हैं तो सारे एक साथ घट रहे हैं। ये सारी बातें साथ साथ चलती रहेंगी, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है। और ये बताया है कि इससे जो ये क्लोज रिलेशनशिप बियर करते हैं विद ईच अदर, देन द टास्क ऑफ एनालाइजिंग द एंटायर इकोनॉमी बिकम्स रिलेटिवली ईजी। अब देखो हमने कितने आसान तरीके से पूरी इकोनॉमी को एनालाइज कर दिया कि जी 4 वीट क्रशर बन रहे हैं, इसका मतलब 400 किलो का प्रोडक्शन हो रहा है। कितने कितने प्यार से सारे, कितने एकदम सिंपल सी बात हो गई है ना। अब ये क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है ना, इस वजह से हमने कर दिया, ये चीज़ हमारी हो गई, ठीक। अब हम देखें तो अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच क्या रहती है, मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत एक मैक्रो लेवल पे, यानी कि मैक्रो कह रहा हूँ, एक सिंगल गुड को पकड़ लेंगे, हम सारी गुड्स को तो ले नहीं सकते। टास्क एनालाइजिंग इजी इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द अबव मेंशन्ड वेरिएबल्स एट इंडिविजुअल डिसएग्रीगेटेड लेवल, अलग अलग लेवल सबको हम देखें कि हाँ ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, फिर जाके देखें इंडस्ट्रियल गुड जो कि हमारी वीट क्रशर थी, वीट क्रशर कह रहा हूँ, आटा की चक्की थी, है ना, वीट क्रशर उसमें अलग से लगेगा। और वो देखो मेरे को ऐसे एक्चुअल पार्ट्स नहीं पता, बट एक थोड़ा सा एग्जांपल लिया है, तो वो हमने
अलग अलग जाके देखे, अच्छा ये 4 बन रहे हैं, ये 4 बन रहे हैं, ये भी 4 बन रहे हैं, ये भी 4 बन रहे हैं, अच्छा तो फिर इससे जो आटा चक्की है वो भी 4 बन रही है, अच्छा तो फिर गेहूं का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा 400 किलो हो रहा है। ऐसे अलग अलग जगह के देखने की जरूरत नहीं है, 4 बन रहे हैं मतलब 400 का हो रहा है, बात ही खत्म। कैन थिंक ऑफ we can think of single good as a representative of all the goods and services produced within the economy. This representative good will have a level of production which will correspond with the average production level of all the goods and services. Similarly, the price or employment of the representative good will reflect the general price and the employment level of the economy. इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने सीधी सी बात सिर्फ ये बोली कि हम एक गुड को लेंगे, बहुत सारी गुड्स में से हम एक गुड को ले लेंगे जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगी, यानी कि वो उन सबको रिप्रेजेंट करेगी, जिसका देखो बहुत सारी गुड्स हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा पेन को अगर बड़ा करके देखें, पेन को मोटा कर लेते हैं, ठीक है, 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड, 4 गुड, 5 गुड, ठीक है। ये ऐसे ही बहुत सारी गुड्स हैं हमारी इकोनॉमी में, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, हाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये गुड हैं और भी बहुत सारी गुड्स हैं, चलो इतनी कंसिडर करते हैं अभी, ठीक। इसमें से हम एक सैंपल ले लेंगे, ये वाली गुड हमने ले ली, और इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो इसका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो होगा इसका, ठीक है ना, एंड इसका जो हमारा प्राइस होगा, प्राइस लेवल, ठीक, एंड इसका जो एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि इसको बनाने में कितनी मेहनत मजदूरी लगेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होगा, इसके थ्रू हम बाकी गुड्स का भी वो लेवल हम समझ सकते हैं, एंड हमें एक आइडिया लग सकता है कि बाकी गुड्स भी कितना प्रोड्यूस होंगी। तो एक को हम स्टडी करेंगे जिससे हमें पूरी इकोनॉमी में ऑन अ ब्रॉडर स्केल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल, तीनों चीज़ों का हमें पता चल जाएगा। ऐसे हमारी इकोनॉमी काम करेगी, ठीक है। और हम क्या करते हैं इसमें, अभी फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं एंड आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम करती है। हमने वो 4 क्वेश्चन के आंसर देख लिए, और हमने ये देख लिया कि हमारा देखो एक होमवर्क क्वेश्चन था, वो भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा, उसके लिए एक पेज और, मतलब ये पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा, बट आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अभी हमारा वाई हमने डाइजेस्ट करना है, सब्जेक्ट कैसे आया, एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, एंड थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प डाल देते हैं, यानी कि टाइम स्टैम्प का मतलब यहाँ पर हमने इतना पढ़ा है आज, सेवन्थ को हमने यहाँ तक पढ़ा है, 7/4/26, ठीक। अब हम इसको आगे का पढ़ेंगे कल, ठीक। एंड हम इस चीज़ों को समझेंगे कि अभी हमने देख लिया कि एक एक इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब जो भी हमारा जो सामान है, जितनी भी सारी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव उठा लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। इससे हमें थोड़ी सी अप्रोच का पता चल गया, मगर क्या ये चीज़ हर जगह वैलिड होती है या नहीं होती, ये हम देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगली क्लास में देखेंगे। एंड अभी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज़ करते हैं। हमने देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा वाई क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वाई क्लियर करा। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स की बात करी, हमने देखो नोटबुक खोल लो और देखो सारी चीज़ें हमने क्या क्या करी। इकोनॉमिक्स देखा कि क्या है, हमने इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स, तीनों लोग कैसे चॉइसेस अपनी बनाते हैं एंड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, ठीक। रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, कि हम ऐसी क्या फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि धीरे धीरे सारी सेटिस्फाई करने लगेंगे। वो बात तुम छोड़ो, अभी मत दिमाग मारो उधर, मगर अभी मेन बात ये है, हमने मतलब देखा क्या, हमने देखा कि जो लोग उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से एक्ट करते हैं, उस चीज़ की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है, और अगर उसी को हम ब्रॉडर लेवल यानी कि बड़े लेवल पे देखें, देखो मैक्रोज, ये जो है लार्ज वर्ड, मैक्रोज का मतलब लार्ज होता है और ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। ये एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है, अब ये कई बार एक मार्क्स के लिए अगर आ जाए बोर्ड में तो कर सकते हो, बाकी उसमें CUET वगैरह में भी आ सकता है, ऐसी बात है। बट हाँ, अगर हम इकोनॉमी एज अ होल देखें तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगी, छोटी छोटी माइक्रो मिलके मैक्रो बन जाएंगी, ठीक है। और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है,
ये इकोनॉमी जो है वो सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन है, पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट, जहाँ पे मिलके डिसीजन लेते हैं कि हमें जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट करना है कि जो हमारी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। मगर इकोनॉमिक्स क्या है, उस चीज़ की स्टडी है कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। एंड अब हम आगे चलें तो हमने फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में घुस गए, जान पहचान करी, हमने पूछा कि भाई आप क्यों आए हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कब आए हो। ठीक है ना, व्हेन वेयर हमने देख लिया। व्हेन तो यूएसए में नहीं, यूएसए नहीं, कहाँ के थे ये इवन बताता हूँ। तो जो जॉन मानियट केन्स थे, अभी इनके बारे में तो वैसे हम आगे डिटेल पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी में है पार्ट। मगर ये जो थे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। तो ये वेयर तो ब्रिटिश हो गया, और वेन 1930s के आसपास, 1936 में जब इन्होंने बुक लिखी तब हो गया। और क्या वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हमने पूरा वाई देख लिया। 1930s से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को मानते थे कि वो तो इनफ है, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया तो सबकी हवाइयाँ उड़ गई, क्यों, ये कैसे, है ना, चेन रिएक्शन हुआ और ये इसको लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बन गया एक पूरा। लोअर लेवल पे जब इक्विलिब्रियम आ गया कि मेरी कम ही डिमांड है और मैंने कम ही जो है, मेरे 50 रुपये में काम चल रहा है, ठीक है, तो हो रहा है ना, तो एक लोअर लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बन गया और धीरे धीरे लो होता ही चला जा रहा था। ये बात हमने पढ़ी। सोल्यूशन क्या है, जॉन मानियट कीन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सारी चीज़ों को हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा माइक्रो की जगह। ठीक है, अपने आप चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद हमने ये देखा कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल में हम बातें करते हैं इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। डेफिनेशन तुम वो वाली भी लिख सकते हो, वो वाली भी याद कर सकते हो, बाकी और ऑथर्स की भी डेफिनेशन है। तो लाइक इतना कुछ वो नहीं है, बस बेसिक मतलब समझने की ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, बाकी किस ऑथर ने जो डेफिनेशन दी वो क्यों दी, वो वाली बातें हम करेंगे अभी। जैसे एक तो कीन्स सर के बारे में पढ़ेंगे, एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैक्रो आंसर्स, तो इट आंसर्स द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मेक अस थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल, एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, प्राइसेस, विल द प्राइसेस एज अ होल बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेट, किस तरीके से ऑपरेट करती है, ये अब हम पूरे उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस वॉज इट फॉर द डे। हमने रिवीजन कर लिया, हमने एनसीईआरटी देख ली। ठीक, एनसीईआरटी में एनोटेशंस जो हैं वो कर लिए, इस तरीके से तुम इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। एंड अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, अभी आ जाओ इधर एंड देखो, हमारा वाई क्लियरिंग हो गया एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हो ही, मतलब थोड़ा बहुत हो गया, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। तो इंट्रोडक्शन तो अभी लंबा चलेगा, पूरी जान पहचान होएगी, 3-4 दिन तो इनसे बातें करेंगे, इनको समझेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाकी होमवर्क क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में दूंगा एंड रिवीजन हमने कर लिया। होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास, ओई नेट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द लेक्चर एंड तुम्हें मज़ा आया होगा जान के कि कैसे जो हमारे सब्जेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया। सो बस यही है, एंड इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। एनसीईआरटी में तुमने देखा हो जिस तरीके से वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को अंडरलाइन करके एंड डीपली लाइंस में गुजरे हैं, उस तरीके से ही करेंगे। एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू एन्जॉयड एंड मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, क्योंकि एंड और लोगों को भी भेजो, जिससे लाइक जो एक्चुअल क्यूरियस हैं बंदे जो चाहते हैं इस सब्जेक्ट में घुसना, वो समझ पाएँ चीज़ों को, वो अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ। एंड जो एक लिमिट हो जाती है ना सिलेबस की कि यार सिलेबस में है तो उतना ही पढ़ना है, उससे बियॉन्ड जाके चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। मेक श्योर यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट इज़ फॉर द डे, दैट इज़ इट फॉर द डे। जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड देखो देखो ये चढ़े जा रहा है कैमरा। जस्ट जॉइन योर हैंड्स, मैं भी कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ना है। बस जॉइन योर हैंड्स एंड